हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। तो जैसा कि हमने इसी यूट्यूब चैनल पर जब हमारा पटवारी का एग्जाम होना था तो उसके लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाए थे। और जो हमारी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हुई थी तो उसके भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। और साथ में जो अभी हमारी चयन परीक्षा होनी है माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की उसके भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें जाकर प्ले लिस्ट में जाएं तो उनमें सभी के MP पटवारी के और साइंस के मतलब सभी के प्रैक्टिस सेट भी डले हुए हैं और साथ में कुछ विस्तृत मटेरियल भी डला हुआ है। अब आज से इसी सीरीज में हम आज से MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री टेस्ट पेपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पढ़ेंगे। और अगर आप लोग माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है उसके प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी मैंने 32 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को प्रतिदिन एक नया MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स होना है उसके लिए आप लोगों को प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है या पेपर फर्स्ट के हैं, क्योंकि जो पेपर सेकंड होता है जनरल एप्टीट्यूड का वो केवल क्वालिफाइंग होता है, जो आपकी मेरिट बनती है वह पेपर फर्स्ट से ही बनती है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है या पेपर फर्स्ट के लिए हैं। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये समझिए कि सभी किताबों का निचोड़ है। किसी किताब से 10 क्वेश्चन यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सिलेबस अनुसार उन सभी को इसी प्रकार से मैंने लिया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रजातंत्र की सफलता के लिए कितने दलीय शासन व्यवस्था का होना आवश्यक समझा जाता है। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए द्विदलीय द्विदलीय यानी कि दो दलीय शासन व्यवस्था होना आवश्यक समझा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन वा, द्विदलीय। क्वेश्चन नंबर दूसरा, MP में निर्वाचन प्रक्रिया की निम्न विशेषताओं में से कौन सी है। तो MP में निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्ष चुनाव तंत्र भी होता है, खुली उम्मीदवारी भी होती है और वयस्क मताधिकार भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, MP चुनाव प्रणाली की निम्न में से एक विशेषता नहीं है। तो MP चुनाव प्रणाली की एक से अधिक बार मतदान यह एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन बा, एक से अधिक बार मतदान। क्वेश्चन नंबर बा क्वेश्चन नंबर 4, MP की राजनीति के आधार तत्व हैं। तो MP की राजनीति के आधार तत्व हैं, भौगोलिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, क्षेत्रीय भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, यानी कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसके आधार तत्व भौगोलिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और क्षेत्रीय भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, MP का गठन किस आधार पर किया गया था। तो जो हमारे मध्य प्रदेश का गठन है यानी कि इसे अलग बनाया गया था, वह बनाया गया था भाषागत आधार पर। ऑप्शन आ, भाषागत आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, MP की स्थापना इस तारीख को की गई थी। तो ये तो शायद आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश की प्यारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी यह हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन द, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 7, MP में भोपाल राज्य को कब सम्मिलित किया गया था। तो जो MP है इसमें भोपाल राज्य को 1 नवंबर 1956 में शामिल किया गया था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को ही हमारा मध्य प्रदेश बना था और 1 नवंबर 1956 को ही भोपाल, पहले भोपाल अलग राज्य था लेकिन उसे फिर मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को। यानी कि 1 नवंबर 1956 को ही हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और उसी दिन 1 नवंबर 1956 को उसमें भोपाल को सम्मिलित किया गया था और भोपाल को इसीलिए राजधानी बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 8, एमपी में 2003 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा विजयी दल कौन सा था? तो एमपी में जो मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव चुनाव हुए थे उसमें सबसे बड़ा विजयी दल था भाजपा। भाजपा ऑप्शन आ भाजपा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव में दूसरा बड़ा विजयी दल कौन सा था? तो जो मध्य प्रदेश में 2003 में जो चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ा दल तो भाजपा था, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा विजयी दल था यानी कि जो सेकंड नंबर पर दल था वह था कांग्रेस, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भाजपा की आई थी, उसके बाद कांग्रेस की आई थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश में 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक उम्मीदवार किस दल के विजयी रहे थे? तो यह रहे थे भाजपा के। ऑप्शन आ भाजपा के। क्वेश्चन नंबर 11, 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की कितनी महिला सांसद चुनी गई थी? तो 2004 के लोकसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश में महिला सांसद चुनी गई थी वह चुनी गई थी 2। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 12, एमपी के किस राजनीतिक दल द्वारा प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को अपनी चुनावी एजेंडा में शामिल किया गया था? तो यह किया गया था यानी कि जब मध्य प्रदेश से अलग अलग छत्तीसगढ़ को किया गया था और वह चुनावी एजेंडा के आधार पर किया गया था, तो वह किया गया था भाजपा पर। आज तक आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जितनी भी उथल पुथल हुई है वह भाजपा की सरकार में ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, एमपी पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? तो यानी कि जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तो उससे पहले भोपाल राज्य क्या था? तो उससे पहले भोपाल राज्य सी स्टेट का भाग था। सी स्टेट का अर्थ है कि सेंट्रल स्टेट का भाग था। ऑप्शन सा, सेंट्रल स्टेट का भाग था यानी कि सी स्टेट का भाग था। क्वेश्चन नंबर 14, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? तो जो महाकौशल क्षेत्र है वह स्टेट सी में शामिल था। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 15, एमपी का नामकरण किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार टेंड करता है, तो आप इसको मोस्ट भी समझें कि एमपी का नामकरण किसने किया था? तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन वाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 16, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के समय जो सिरोंज तहसील ली गई है वह पहले विदिशा का हिस्सा था। ऑप्शन सा, सॉरी ऑप्शन वाह, विदिशा जिले का। क्वेश्चन नंबर 17, एमपी भाजपा प्रथम बार सत्ता में कब आई थी? तो जो मध्य प्रदेश में भाजपा प्रथम बार सत्ता में आई थी वह आई थी षष्ठम विधानसभा चुनाव में यानी कि छठवें विधानसभा चुनाव में। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 18, एमपी में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो जो मध्य प्रदेश में अभी तक है, अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ऑप्शन सा, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था या लगा था तो वह लगा था 1977 में। तो इन पॉइंटों को आप विशेष याद रखें क्योंकि ये पॉइंट बार बार आते हैं और ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं ये जो पहले जो ओल्ड प्रैक्टिस सेट है वो सिलेबस अनुसार तैयार किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन शासन 1977 में लागू किया गया जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी था। तब कौन से दल की सरकार सत्ता में थी? तो तब थी मध्य प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस सरकार की यानी कि कांग्रेस दल की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न शक्तियों में कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो यह पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। ऑप्शन वाह, ये हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के ये क्वेश्चन है। और आप लोग अगर आप लोगों ने पिछले कभी दिया होगा तो आप लोगों ने देखे भी होंगे कि मानवाधिकार, अत्याचार, संविधान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इन सभी से बहुत क्वेश्चन टेंड करते हैं। तो मैंने इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार किए कि इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के, जैसे मैंने पहले अध्ययन किया पुराने ओल्ड प्रैक्टिस पेपर का जो हमारे 2021-2022 में हुए, उन सभी का अध्ययन किया, फिर उसके बाद मैंने तैयार किया। वो आप लोगों को प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उन क्वेश्चन में आ, वा, सा, दा इस प्रकार से थे, ऑप्शन यहाँ है ए बी सी डी। तो आप लोग इससे दिक्कत ना माने, क्योंकि मैंने सभी से कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा के लिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा के लिए, इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार की है। यानी कि आप लोगों को सभी किताबों का इन प्रैक्टिस सेटों में निचोड़ दिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो यह है शीघ्र विचारण, यानी कि शीघ्र विचारण विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अधीन अपराधों का विचारण करने के राज्य सरकार की सहमति से न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट सकती है। तो यह है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। तो यह शक्ति है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, यानी कि जो हमारा जबलपुर उच्च न्यायालय है, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके पास यह शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। यानी कि क्या पूर्णतः निषिद्ध, यानी कि क्या पूर्णतः बंद है। तो यह है गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ऑप्शन ए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति SC ST यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो जो उसकी गिरफ्तारी होगी उससे पहले उसको जमानत नहीं मिल सकती है। उसको जब गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे उसके बाद ही उसे जमानत मिलेगी। यानी कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत यह बिल्कुल निषिद्ध है, यानी कि गिरफ्तारी होगी और वो जेल जाएगा उसके बाद ही उसकी जमानत होगी। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय में निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है। तो यह दुष्प्रेषण भी उपधारित कर सकता है, सामान्य उद्देश्य भी उपधारण कर सकता है और सामान्य आशय भी उपधारण कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि न्यायालय में निम्न उपधारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का पहली बार प्रयोग किस सन में हुआ था। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का पहली बार प्रयोग 1982 में हुआ था, ऑप्शन आ। 1982 में हुआ था, ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, कबूतरों द्वारा सूचना भेजना प्राचीन संचार तकनीक है, ऑप्शन आ। यानी कि जो पुराने समय में था जब टेलीफोन वगैरह या चिट्ठी या कुछ भी नहीं चलता था तो उस समय पर जो कबूतर होते हैं उनके गले में चिट्ठी लिख कर डाल दी जाती थी और उनको इस प्रकार से टेंड किया जाता था कि वह चिट्ठी लेके उसी घर पर पहुंच जाते थे। तो यह संचार तकनीक थी, प्राचीन संचार तकनीक थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में दूर संचार से संबंधित सार्वजनिक संदेश भेजने का सर्वप्रथम मामला किस वर्ष में प्रकाश में आया। तो यह आया था 1844 में, ऑप्शन बा। 1844 में, ऑप्शन बा।
क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना 1934 में हुई थी। ऑप्शन सा 1934 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बेतार संचार प्रणाली के अंतर्गत माने जा सकते हैं? तो बेतार, बेतार का अर्थ है कि जिन उपकरणों में तार नहीं लगता है, जैसे हमारा मोबाइल है तो ये इसमें कोई तार थोड़ी ना हम जोड़ते हैं। रेडियो है तो इसमें कोई तार थोड़ी ना हम जोड़ते हैं, तो यह होते हैं बेतार, बेतार साधन। जैसे टेलीविजन है, हम यहाँ टीवी देख रहे हैं और सैटेलाइट से कहीं से वह सिग्नल पकड़ता है, तो यह भी एक बेतार, बेतार संसाधन है। तो इसमें रेडियो भी होगा, मोबाइल भी होगा, टेलीविजन भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है? तो यहाँ कुछ मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन लिए हैं। आप ये समझिए कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं MPPSC में, उन सभी के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि आप जैसे मैंने 2021 और 22 के जो एग्जाम्स हुए हैं या 19 के हुए, उन सभी का अध्ययन करके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस विषय से कितने पूछे जाते हैं, इस प्रकार से अध्ययन करके ही ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है? तो हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह हार्ड करेंसी है। ऑप्शन आ, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ से स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बा, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से असंबद्ध उपक्रम को बताएं। तो इसमें जो असंबद्ध उपक्रम है वह है सेल। ऑप्शन द, सेल एक असंबद्ध उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर विकास व्यय व्यय के अंतर्गत नहीं आती है? तो आधारित संरचना निर्माण पर व्यय मद 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 गैर विकास व्यय व्यय पर व्यय के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन द, आधारिक संरचना निर्माण पर व्यय। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 35, राजा चलैया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? तो राजा चलैया समिति की सिफारिशें प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से संबंधित थी। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की ब्रिटिश भारतीय सदस्यता हेतु निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ कुछ हमारे भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी आए हुए हैं। यानी कि आप यह समझिए कि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आप लोगों को सभी किताबों का निचोड़ दे रहा हूँ। तो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट डलें उसको किसी को भी मिस ना कर सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो घंटी का निशान है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप तुरंत ही प्रैक्टिस सेट देख सकें। तो संविधान सभा की ब्रिटिश भारतीय सदस्यता हेतु निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसमें भारतीय राज्य सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन द। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन आ, BR अम्बेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के प्रावधानों पर संविधान सभा के माध्यम से निर्णयों पर पहुंचती थी, तो वह पहुंचती थी एक मत। ऑप्शन बा, यानी कि जो संविधान के प्रावधान पर संविधान सभा थी वह एक मत होके निर्णयों पर पहुंचती थी। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन
जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के सदस्य नामांकित थे। तो संविधान सभा के सदस्य नामांकित थे, प्रादेशिक सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन सा, अप्रत्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, तारोन आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। यहाँ कुछ हमारे साइंस के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो तारोम्ब आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो वह है इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन द इंटरफेरोमीटर, यानी कि जो हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, उसकी जो व्यास यानी कि कितना बड़ा है उसको नापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 42, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है। तो आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बा, डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 43, सौर मंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। तो सौर मंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन आ, प्रकाश वर्ष। अब आप ये समझिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। यानी कि जो हमारा प्रकाश है वह एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वो इसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो सौर मंडल है वह बहुत बड़ा है, तो उसकी जो दूरी नापने के लिए है वह प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, शनि का कौन सा उपग्रह आधा अत्यधिक काला व आधा अत्यधिक चमकदार है। तो जो शनि के उपग्रह है उसका जो लापेश उपग्रह है वह आधा अत्यधिक काला व आधा अत्यधिक चमकदार है। ऑप्शन सा, लापेश उपग्रह। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 45, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। तो जो हमारा बुध ग्रह है उसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और जो वह बुध है वह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। वो बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो सूर्य से जो तीसरा ग्रह है वह है हमारी पृथ्वी। तो जैसे ये हो गया अपना सूर्य, जैसे ये सूर्य हो गया, फिर इसके बाद है बुध, इसके बाद है शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी और इसके बाद है मंगल। इसके बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। उसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। यानी कि जो यहाँ से ये जो चारों ग्रह हैं, यह एक यहाँ पर ठोस यानी कि जमीन या पत्थर जैसी ठोस वस्तु पाई जाती है। लेकिन जो इसके बाद हैं बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ये जितने भी ग्रह हैं इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद, इस पर कोई भी ठोस वस्तु नहीं है। यानी कि ठोस ना पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए इन ग्रहों को गैस जाइंट बोलते हैं। यानी कि इन ग्रहों पर केवल गैस ही गैस है, कोई ठोस वस्तु नहीं है। फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वह होगा तीसरा, यानी कि सूर्य से जो तीसरा ग्रह है वह है पृथ्वी। ऑप्शन द, पृथ्वी ग्रह। क्वेश्चन नंबर 47, तो ये पॉइंट जो आपको मैंने कवर करवाए इनको भी आप याद रखें क्योंकि इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं। तो कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन होना, इससे भी तारे चमकते हैं। और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, इससे भी तारे चमकते हैं। इसी को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उपरोक्त दोनों के कारण। ऑप्शन सा, उपरोक्त दोनों के कारण, यानी कि कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, इन दोनों की वजह से ही तारे चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। तो जो सूर्य से सबसे नजदीक तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन द, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन द। यहाँ आप एक पॉइंट विशेष याद रखें। इस पॉइंट में बच्चे बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं और क्वेश्चन का गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन को देखें। जैसे यहाँ पूछा गया है कि सूर्य से सबसे नजदीक तारा है,
तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है, तो आपको वहां आंसर लगाना है सूर्य, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है वह है सूर्य, और सूर्य से जो सबसे नजदीक तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखें, और इनमें जो अंतर है उसको भी आप याद रखें, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं और क्वेश्चन का गलत आंसर दे के आ जाते हैं, फिर यहाँ आकर पछताते हैं कि यार मुझे पता भी था और मैंने इसमें भ्रमित होके मैंने क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया। तो जो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है वह है सूर्य, और सूर्य से जो सबसे नजदीक तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर इसका आंसर इंग्लिश में आता है तो इसे डॉग स्टार बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है इसमें सबसे ज्यादा अधिक तत्व पाया जाता है, तो वह पाया जाता है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन आ हाइड्रोजन गैस। और आप यहाँ भी एक पॉइंट में भ्रमित मत हो, यहाँ पूछा गया है ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह पाया जाता है हाइड्रोजन। और अगर कहीं क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह पाया जाता है नाइट्रोजन। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और 21.20 या कुछ पॉइंट या 21 ही बोलते हैं हम उसको, 21 पॉइंट ऑक्सीजन में पाई जाती है, 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, बाकी आर्गन वगैरह ये सभी गैसें भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं। तो अगर पृथ्वी पर पूछता है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में पूछता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन आ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है, यानी कि पूरी तरह से सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है वह है 460 सेकेंड। और अगर हम इसे मिनट में कनेक्ट करें, इसे मिनट में कन्वर्ट करें, तो यह होगा 7 मिनट 40 सेकेंड, यानी कि 6 7 42, यानी कि 420 सेकेंड में 7 मिनट और 7 मिनट 40 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 460 सेकेंड। अगर मिनट में पूछता है तो मिनट में आपको लगाना है 7 मिनट 40 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सा, ये हमारे जो भारत के प्राचीन हिस्ट्री है उससे संबंधित क्वेश्चन हैं। तो ये बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्योपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलू वन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलू वन एवं जेतवन का निर्माण बिंबिसार व जैत राजकुमार ने करवाया था। ऑप्शन सा, बिंबिसार एवं जैत राजकुमार ने करवाया था बुद्ध के वर्षाकालीन, यानी कि जो बारिश का मौसम है उसके निवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो जो बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है उसमें मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है। ऑप्शन सा, वज्रयान में। क्वेश्चन नंबर 54, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो जो जैन धर्म के 5 व्रत हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्रत है वह है अहिंसा। ऑप्शन बा, वह है अहिंसा। ऑप्शन ऑप्शन सा, यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप लोग ऑप्शन पर ध्यान ना दें, क्योंकि मैं साथ में आंसर बोलते भी जा रहा हूँ, तो आप ऑप्शन से कोई मतलब भी ना रखें।
जैसा कि कहीं ABCD में ऑप्शन लिखे हुए हैं, कहीं आवासा में लिखे हुए हैं, तो आप इससे भ्रमित ना हो, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन इस पुस्तक से लिए, कुछ इस पुस्तक से लिए, इस प्रकार से आप लोगों को मुख्य मुख्य क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए हैं, तो आप ऑप्शन से परेशान ना हो। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये हैं तो MPPSC के लिए, लेकिन अगर आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को तैयार कर लेते हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आप लोगों को बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त करने के लिए इसमें बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को कम से कम एक दो दो बार जरूर देखें, कम से कम 7 या 8 दिन के अंतराल में, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को 7 या 8 दिन के अंतराल में रिवीजन करते हैं तो वह आपको कभी नहीं भूलेगी, वो आपके मस्तिष्क में सेव हो जाएगी। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यह सभी में आपको हेल्पफुल रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा थी, वह थी प्राकृतिक। प्राकृतिक ऑप्शन व प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 56, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। ऑप्शन सा सुधर्मन हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न जनजाति में से किसका निवास क्षेत्र मध्य एशिया में नहीं है? तो जो एलेश जनजाति है, यानी कि जिन्हें हम आदिवासी भी बोलते हैं, तो जो एलेश जनजाति है उनका निवास मध्य एशिया में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सा, एलेश जनजाति का निवास मध्य एशिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, कनाडा की यूरेनियम प्राप्ति वाली घाटी कहलाती है? तो कनाडा की यूरेनियम प्राप्ति वाली घाटी कहलाती है अंधी घाटी क्षेत्र। ऑप्शन बा, अंधी घाटी क्षेत्र। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 59, सुएज नहर के दोनों ओर स्थित नगरों के नाम बताइए। तो जो सुएज नहर है उसके दोनों ओर जो नगर स्थित है वह है सुएज एवं पोर्ट सईद। सुएज एवं पोर्ट सईद। ऑप्शन सा, सुएज एवं पोर्ट सईद। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना राज्य की मोरेंसी, ओल्ड हेड इत्यादि खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है लोए अयस्क के लिए। ऑप्शन आ, लोए अयस्क के लिए। यह पूरे जो विश्व का सामान्य ज्ञान है यह उसके क्वेश्चन सम्मिलित किए, यानी कि आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से प्रैक्टिस सेट आता है बिल्कुल उसी प्रकार, जिस प्रकार से हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से यहाँ मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, यानी कि इन प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों को एग्जाम्स में की तरह जो एग्जाम्स होता है उसके पेपर की तरह हर क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी कमी नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, मेसानी, वर्मिलियन तथा क्यूबा लोए एस्क खाने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है मिनीसोटा में। ऑप्शन बा, मिनीसोटा में। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 62, जम्मू की चूना खान स्थित है। यह जो हमारा भारत का जो जीके है उसके क्वेश्चन शामिल हैं। तो जम्मू की जो चूना खान स्थित है वह है बसूल में। ऑप्शन आ। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इन प्रैक्टिस सेटों में जिस प्रकार से हमारे एग्जाम से पेपर आता है बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को वैसा ही फील होगा, किसी भी प्रकार की इन प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों को कमी नहीं मिलेगी। तो जम्मू की चूना खान से स्थित है वह है बसूल में। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 63, कश्मीर की खुनयूद रिवर यू खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर की खुनयूद रिवर यू खान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन द, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64, केसर की कैसी के लिए उपयुक्त मिट्टी है?
तो केसर की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है वह है करेवा। ऑप्शन वाह। जो केसर होती है उसकी जो खेती होती है तो वह करेवा मिट्टी में बहुत अच्छी तरह उपज होती है, करेवा नदी में, सॉरी करेवा मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 65, पंजाब तथा हरियाणा के मैदानी भाग में स्थित वार्ड के मैदान को कहा जाता है। तो पंजाब तथा हरियाणा के मैदानी भाग में स्थित वार्ड के मैदान को कहा जाता है बेश। ऑप्शन आ, उसे बेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, काला सीसा या पिलम्ब गो किस खनिज को कहा जाता है। तो काला सीसा या पिलम्ब गो ग्रेफाइड खनिज को कहा जाता है। ऑप्शन आ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं ऑप्शन ए बी सी डी में दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं कि यहाँ आवा आ वा सा में थे, और यहाँ जो नीचे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 यह ए बी सी डी में दिए गए हैं। तो आप लोगों को वैसे तो ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आगे से आप लोगों को जो ये आवासा में दिए हुए हैं इनको भी ABCD में इतनी मेहनत और करूंगा टाइपिंग में कि इनको भी ABCD में टाइप करूं, तो आप लोगों को आगे से यह दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन आ, ग्रेफाइड। क्वेश्चन नंबर 67, अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बहिष्कार करना शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ये जो है ये मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति को कोई भूमि पट्टे पर देने से इनकार करना या उसके उपयोग के लिए अनुज्ञा देने से इनकार करना, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई भूमि है तो उसका पट्टा देने से इनकार करना या उसके उपयोग के लिए उसे रोकना, अनुज्ञा मतलब उसे रोकना। तो यह भी एक किसी व्यक्ति के बहिष्कार करने के अंतर्गत आएगा। किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करने से इनकार करना, यानी कि कोई दुकानदार है तो वह किसी के पास से सौदा खरीदता है, वो अगर वह व्यक्ति जैसे कि किसी निम्न वर्ग का है तो वह जो दुकानदार है वह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा, तो यह भी एक बहिष्कार की श्रेणी में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि यह दोनों आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य का अश्य पैसा के आधार पर अपमान करेगा या अपमान करने का पालन करेगा वह दंडनीय होगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए। आप इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है उससे अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता का अर्थ है कि छुआछूत करना, अगर उसे आप छुआछूत के आधार पर अपमानित करते हैं तो वह धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। ऑप्शन डी, धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता के आधार पर प्रेतभूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारत करने वाले का दंड होगा। यानी कि कोई व्यक्ति, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 17 है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग भेद या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो अगर आप करते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा। अब इस दंडनीय अपराध में आपको सजा क्या होगी, तो इसमें यह पूछा गया है कि उसे कितना दंड मिल सकता है। तो उसे 1 माह का कारावास जो 6 माह तक हो सकेगा, और जुर्माना 100 रुपए से 100 रुपए जो 500 रुपए तक हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से जाति, धर्म या स्थान के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे, अगर वह सामने वाला व्यक्ति उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो उसे एक माह से लेकर 6 माह तक की जेल हो सकती है, और साथ में 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70,
विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा, अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। यानी कि विधि विरुद्ध, यानी कि जिस प्रकार से तुम जैसे किसी मजदूर को आप लाते हैं तो उससे दिन भर काम करवाते हैं, अगर आप उसको वो टाइम से पैसा देते हैं वो भी खुश, आपका काम हो गया, उसने मेहनत की, उसको पैसा मिल गया तो वो भी खुश। और अगर पैसा आप नहीं देते हैं, उससे छुआछूत करते हैं या उसे धमकाते हैं, डराते हैं या कुछ भी करते हैं, तो यह भी एक दंडनीय अपराध है। तो यह धारा 7 के अंतर्गत अपराध आएगा, जिसमें आप लोगों को दंड का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी यानी कि धारा 7 के अंतर्गत स्वयं अस्पष्टता का आचरण समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसी व्यक्ति के बारे में यह कब समझा जाएगा कि उसने अस्पष्टता से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है। यानी कि कोई व्यक्ति को उसको कब समझा जाएगा कि इसने छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव किया है। तो यह किसी व्यक्ति के सफाई करने या बुहारने या कोई पशु हटाने को अस्पष्टता के आधार पर मजबूर करेगा। यानी कि जैसे पहले जमाने में चलता था कि लोगों को जानवर मारे जाते थे तो जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके पास वो जाते थे कि जाओ हमारा पशु उठाओ उठाओ। तो यह एक अस्पष्टता यानी कि छुआछूत के का आधार माना जाएगा। किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने हेतु अस्पष्टता, यानी कि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं तुम्हें हमारे पशु की खाल खींचना पड़ेगा या नाल काटनी पड़ेगी या इसी प्रकार का कोई भेदभाव करता है, तो यह भी एक अस्पष्टता यानी कि छुआछूत और भेदभाव के अंतर्गत माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों, यानी कि ये ए और बी दोनों छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के आधार माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, किस धारा के द्वारा मानव अधिकार, अब ये जो हमारे क्वेश्चन हो गए स्टार्ट, ये मानव अधिकार जो संरक्षण है उसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो वह स्टार्ट हो गए। यानी कि इन प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों को किसी भी तरह की कमी नहीं मिलेगी, यह मेरी गारंटी है। इसी प्रकार से रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72, किस धारा के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण का अध्यादेश निश्चित किया गया है। तो धारा 43 के अनुसार मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश निश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग गठन करना पड़ेगा। तो जो धारा 21 है इसके अंतर्गत हर राज्य को एक मानवाधिकार आयोग गठित करना पड़ता है। धारा 21। क्वेश्चन नंबर 74, वह धारा जिसके अंतर्गत आयोग सशस्त्र बल के सदस्यों के संबंध में कार्रवाई कर सकता है। तो वह है धारा 19, यानी कि धारा 19 के अंतर्गत आयोग सशस्त्र बल के सदस्यों के संबंध में कार्रवाई कर सकता है। धारा 19, ऑप्शन ए धारा 19। क्वेश्चन नंबर 75, जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग किस धारा में कदम उठाता है। तो जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात आयोग धारा 18 में कदम उठाता है। ऑप्शन सी धारा 18 में कदम उठाता है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी किसी परिवारवाद में मार्च के दौरान सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। तो वह मांग सकता है धारा 17 के अंतर्गत, यानी कि धारा 17 के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी किसी परिवारवाद में मार्च के दौरान सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ऑप्शन बी धारा 17।
के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी पर किसी वस्तु का, अब यहाँ हमारे कुछ साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैंने साइंस के भी क्वेश्चन एक जगह नहीं रखे हैं, यानी कि कुछ इसके 10 क्वेश्चन इस किताब से लिए हैं तो 10 यहाँ डाल दिए हैं, और 5 क्वेश्चन दूसरी जगह लिए हैं तो 5 क्वेश्चन दूसरे, यानी कि आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। चलिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो जैसे किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भार होता तो भार पर फर्क पड़ता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 60 किलोग्राम भार है तो उसका चंद्रमा पर मात्र 10 किलोग्राम भार होगा, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वह 1/6, लेकिन द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एग्जामिनर होते हैं ये इसी प्रकार के क्वेश्चन देते हैं कि बच्चे उसमें भ्रमित हो जाएं। तो आप लोग, मैंने काफी क्वेश्चनों में आपको अंतर समझाया है, तो यहाँ भी आप समझिए कि जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी पर 60 किलो रहेगा तो चंद्रमा पर भी 60 किलो रहेगा, लेकिन जो भार है उसमें बदलाव होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर मात्र 10 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 78, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो घेंगा रोग है, यानी कि गले में जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वह फूल जाती है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि घेंगा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो घेंगा रोग में जो हमारे गले के यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है वह प्रभावित होती है, उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है? तो गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो जो स्थायी चुंबक है वह स्टील की बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी, जो स्थायी चुंबक होती है वह स्टील की बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इंद्रधनुष का निर्माण इसका एक उदाहरण है। तो जो इंद्रधनुष है इसका जो निर्माण होता है वह होता है प्रकाश के विकिरण के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रकाश का विकिरण। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा तत्व अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है? तो जो टंगस्टन है यह अधिकतम गलनांक और अधिकतम क्वथनांक रखता है। अब आप यहाँ देखिए कि जो हमारा विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट बनाया जाता है वह टंगस्टन का ही बनाया जाता है। अब ये देखिए आप कि इसका गलनांक कितना अधिक होगा, यानी कि जो हमारा बल्ब जलता है या रोशनी देता है या 2000 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देता है, यानी कि इतना गर्म होने पर देता है, तब भी टंगस्टन नहीं पिघलता है। तो सबसे अधिकतम गलनांक और क्वथनांक टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस पादप समूह का विशिष्ट गुण परागण होता है? तो जो एंजियोस्पर्म पादप समूह है उसका विशिष्ट गुण परागण होता है। ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 84, हमें गर्म कॉफी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफी की नहीं, यह इसलिए क्योंकि जो उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। ऑप्शन ए, यानी कि जितना ही अधिक तापमान यानी कि जितना अधिक गर्म होगा तो उसके अणु उतने ही दूर तक जा सकते हैं, इसलिए हमें दूर से कॉफी की सुगंध आ जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो जो पैकेट है जो हमारी कोशिका होता है उसमें लाइसोसोम होता है उसमें विनाशात्मक एंजाइम होता है, उसे लाइसोसोम कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है लाइसोसोम। और इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं या आत्महत्या की थैली भी या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा आकार के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं। तो उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी। स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87। समूह एक के तत्व कहलाते हैं। तो जो समूह एक के तत्व कहलाते हैं वह कहलाते हैं क्षारीय धातुएं। यानी कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें समूह एक के तत्व हैं। यानी कि समूह एक में सबसे पहले हीलियम आता है, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम और उसके बाद फ्रांसियम। तो यह जो तत्व होते हैं यह क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। ऑप्शन सी। क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, तो वह था चिपको आंदोलन। ऑप्शन डी। चिपको आंदोलन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है? तो इसमें नाभिक समस्त चयापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। पैराऑक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर भी संक्रमण से लड़ती हैं, यह एक अनुपयुक्त कार्य है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब जब हमारा आंसर मिल गया है तो यह दोनों भी सही ही होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको भी देख सकते हैं। अगर मैं इन सभी को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और वीडियो लंबी जाती है तो मैं समझाता तो हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को कट करके देखते हैं, जिससे कुछ जो मेन क्वेश्चन है उसे आप मिस कर देते हैं। तो आप इन ऑप्शन को आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। वे हार्डवेयर, यहाँ हमारे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं। तो आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को कमी समझ में नहीं आएगी। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की तैयारी में आपको ये हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं। और जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो एमपीपीएससी में ना पूछा जाता हो। तो आप इनको जरूर देखें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जितने ही प्रैक्टिस सेट डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करें। सॉरी। वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे चाहे अस्थायी हो या स्थायी कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी। वह कहलाते हैं स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 91। वह स्क्रीन जो टच इनपुट को पहचानती है, तो वह है टच स्क्रीन। जैसा कि यहाँ तो आंसर उन्होंने ऑप्शन में ही दे दिया है, तो वह है टच स्क्रीन इनपुट। ऑप्शन बी। टच स्क्रीन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज नहीं है? तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, ना कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। बाकी बेसिक एक लैंग्वेज है, पास्कल एक लैंग्वेज है और कोबोल एक लैंग्वेज है। तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का अध्ययन किया होगा तो आप लोगों को साधारणतया ये तीनों भाषाएं पता होगी। क्वेश्चन नंबर 93। मदरबोर्ड को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मदरबोर्ड को
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीबीसी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीबीसी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? तो यूएसबी का विस्तृत रूप है वह है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 95, MS एक्सेल 2007 में एडिटिंग ग्रुप टैब में उपलब्ध होता है। तो यह होता है होम एडिटिंग ग्रुप टैब में। ऑप्शन ए, होम टैब में। क्वेश्चन नंबर 96, ग्राफों का उपयोग एक विशिष्ट आइटम के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो वह किया जाता है पाई का प्रयोग। ऑप्शन ए, पाई का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 97, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है, सॉरी, पहले आप क्वेश्चन को समझें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्लोज। ऑप्शन बी, क्लोज। सॉरी, यहाँ मुझे थोड़ी क्वेश्चन में भ्रमित कर रहा हूँ। MS वर्ड 2007 को डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए पुल डाउन मेनू में निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है एग्जिट का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एग्जिट। ऑप्शन सी, एग्जिट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, वेब सर्च इंजन क्या है? तो वेब सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना की खोज करता है। ऑप्शन ए, एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना की खोज करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करने का क्या उद्देश्य होता है? तो डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर इंसर्ट करने का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर पेज पर हेडर और फूटर दिखने के लिए। ऑप्शन डी, हेडर और फूटर हेडर और फूटर दिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, MS एक्सेल 2007 में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते समय के विरुद्ध स्थितियों की जांच कर सकते हैं। तो वह सिर्फ सेल का मान से भी जांच कर सकते हैं, सिर्फ सूत्र से भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए और बी दोनों। इस प्रकार हमने MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होनी है तो उसके सिलेबस अनुसार जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए थे, प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट किया। अगर आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने ही प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और ये प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो MPPSC में ना पूछा जाता हो। तो इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐड किए हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आप पढ़ते हैं तो आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स देते हैं उन सभी में ये आपको काम देंगे। चलिए, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।